Hello everyone, this is CA Isha Agarwal and welcome to the first day of Sunday series MCQ जहाँ पे हम सॉल्व करते हैं MCQs फॉर एवरी चैप्टर ऑफ CA इंटर एंड आज होने वाला हमारा फर्स्ट डे तो हम सॉल्व करने वाले अपने फर्स्ट चैप्टर का MCQs दैट इज नेचर स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट। इस MCQs में इंक्लूडेड है पास्ट पेपर्स के, RTPs के, MTPs के एंड जो अभी ICAI ने नए MCQs निकाले हैं उसके सारे क्वेश्चंस। इज दिस MCQ list sufficient enough? Yes, it is sufficient enough. आप इसको सॉल्व करके जाओगे तो you can be able to score मैक्सिमम टू मैक्सिमम इन योर MCQs। बाकी बाहर के भी MCQs आ सकते हैं, उसके लिए आपको अपने चैप्टर की थरो रीडिंग लगानी पड़ेगी। बट जो MCQs आ चुके हैं हम उसे डिस्कस कर लेते हैं जिससे आप समझ पाए कि आपको MCQ सॉल्व कैसे करना है एग्जाम में एंड इफ समथिंग कम्स न्यू ऑल्सो तो आप उसको कैसे हैंडल कर पाते हो। ठीक है, नॉट इवन वेस्टिंग अ मिनट, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला MCQ है, पहले हम ना मल्टीपल चॉइस वाला कर ले रहे हैं जिसमें केस स्टडी नहीं है। केस स्टडी वाला एक बार ये मल्टीपल चॉइस वाले खत्म हो जाए, सिंगल वाले खत्म हो जाए, उसके बाद हम करेंगे। सबसे पहला मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव बेस्ड आता है, जो बिना केस स्टडी के आता है, वो है एज पर SA 200 ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर इन कंडक्टिंग एन ऑडिट ऑफ financial statements. The overall objectives of auditor are, सबसे पहला to obtain reasonable assurance, हाँ जी उसको reasonable assurance तो obtain करना पड़ता है। To report on financial statements, हाँ reasonable assurance obtain क्या करके अपने मन में रखेगा क्या नहीं, उसको report भी करना पड़ेगा through audit report, तो ये भी करना पड़ता है। Both A and B, जी बिल्कुल सही है, यही होना चाहिए। To obtain एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं, ड्यू टू इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट कभी भी ऑडिटर एक एब्सोल्यूट एश्योरेंस यानी गारंटी नहीं दे सकता, वो हमेशा एक रीजनेबल एश्योरेंस दे सकता है विच इज अ हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस। वो बोलता है कि हाँ इसमें आई ट्राई टू गिव 99.9% की फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है, बट हाँ मैं पूरी तरीके से ये इंश्योर नहीं कर सकता कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर एब्सोल्युटली करेक्ट। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द मोस्ट अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट। सबसे पहला स्टेटमेंट है प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, मतलब जो बाद का फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, मतलब जो अभी तक अक्कर नहीं हुआ है बट बहुत बार आपसे बैंक जब गारंटी देती है या लोन्स देती है तो आपसे प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मांगती है, मतलब कि आपका आगे का प्रोग्रेस कैसा है, हाउ आर यू गोइंग टू डील विद द कमिंग सिचुएशंस, आप आगे का बिजनेस में क्या एक्सपेंशन सोच रहे हो, ताकि वो अंदाजा लगा पाए कि आप उसके लोन का रीपेमेंट करोगे या नहीं करोगे। तो सबसे पहला इन्होंने बोला प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू फ्यूचर इवेंट्स सिंस नो एविडेंस इज अवेलेबल टू सपोर्ट द assumptions on which prospective financial information is based, the auditor is not in a position to express an opinion whether the results shown in the prospective information will be achieved। ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि जब आप SRE पढ़ते हो, स्टैंडर्ड रिलेटेड सर्विसेज पढ़ते हो, रिव्यू एंगेजमेंट्स पढ़ते हो, बहुत कुछ ऐसा इसमें होता है जो प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन से रिलेट करता है, तो उसमें ऑडिटर की जगह एक प्रैक्टिशनर होता है जो अश्योरेंस देता है बेस्ड ऑन द एविडेंसेस अवेलेबल। तो ऐसा कुछ नहीं है कि ऑडिटर अश्योरेंस नहीं दे सकता, ऑडिटर को अश्योरेंस तो देना ही पड़ेगा। हाँ यहाँ पे भी वो एब्सोल्यूट अश्योरेंस तो दे नहीं रहा, लिमिटेड अश्योरेंस दे रहा है, रीजनेबल अश्योरेंस दे रहा है या कम अश्योरेंस दे रहा है, पर अश्योरेंस तो दे रहा है बेस्ड ऑन द एविडेंसेस अवेलेबल। इन अश्योरेंस रिपोर्ट्स इन्वॉल्विंग प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग अप्लाई नहीं, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग डोंट अप्लाई। स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग सिर्फ हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन का जब आप ऑडिट कर रहे हो तब अप्लाई होता है, ये सब में प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में नहीं अप्लाई होता है। इन अश्योरेंस एंगेजमेंट्स इन्वॉल्विंग प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रैक्टिशनर प्रोवाइड्स अ रिपोर्ट। मैंने आपको पहले बोला था ऑडिटर की जगह यहाँ पे प्रैक्टिशनर होता है। जब आप प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन से डील करते हो तो ऑडिटर नहीं होता, प्रैक्टिशनर होता है उस केस में। Provides a report assuring that nothing has come to practitioners' attention to suggest that assumptions do not provide a reasonable basis for projection। हाँ ये सही है, क्योंकि जब आप अश्योरेंस देते हो तो आपको क्या अश्योरेंस देना है कि जो भी assumption मेरे क्लाइंट ने लिया है वो सही है या नहीं है, तो उसको तो रिपोर्ट इसी पे देना है ना कि सारे assumptions जो भी उसने उसके क्लाइंट ने लिए प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को बनाते हुए वो सही है, वो रिलायबल है, वो अश्योरेबल है या नहीं है। In assurance engagements involving prospective financial information, practitioner provides a report assuring that nothing has come to practitioner's attention to suggest that assumptions provide a reasonable
basis for प्रोजेक्शन। मतलब यहाँ पे तो बोल रहे हैं नेगेटिव रिपोर्ट करना है उसको, उसको सिर्फ ये बताना है कि कोई एजम्पशन सही नहीं है। ऐसा थोड़ी होता है भाई, तब तो क्यों ऑडिटर हायर किया? अगर उसे यही बताना है कि कोई एजम्पशन सही नहीं है तो फिर क्यों ही हायर किया? हम हमेशा क्या बोलते हैं, टू obtain रीजनेबल एश्योरेंस दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल स्टेटमेंट्स। मतलब हम बोलना चाहते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में गलतियां नहीं है। बट अगर हम ये बोलेंगे कि तुम ये अश्योरेंस दो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कितनी गलती है, तो ये तो क्या हो गया, एक नेगेटिव साइड हो गया। तो कभी भी ऑडिट के लिए एक नेगेटिव साइड नहीं होता है, कभी भी हम ऑडिटर को एक नेगेटिव रिपोर्ट के लिए हायर नहीं करते हैं। तो दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। अब देखो सी एंड डी में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, बट कंफ्यूजन नहीं लाना है कभी भी। नेगेटिव पर्सपेक्टिव से ऑडिट कोई क्लाइंट नहीं कराता, कोई पार्टी नहीं कराता, कोई शेयर होल्डर नहीं कराता। तो इसीलिए जब भी दिखे कि वो नेगेटिव साइड जा रहा है, उसको पहले ही काट दो। तो इसका आंसर है सी। Dash framework means a framework adopted in preparation and presentation of financial statements that is acceptable in the view of nature of entity and the objective of financial statements, or that is required by law or regulation. सबसे पहले तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। हाँ, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क सही है। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क का मतलब एएस, इंड एस, जो भी गैप आप पे अप्लाई होता है, आईएफआरएस अप्लाई होता है, जो भी आप पे अप्लाई होता है, मतलब जिसके हिसाब से आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने चाहिए। एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, हाँ, इस स्टेटमेंट में एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क ज्यादा सही बैठेगा, क्योंकि यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, डैश फ्रेमवर्क मीन्स अ फ्रेमवर्क अडॉप्टेड इन preparation and presentation of financial statements that is acceptable in view of nature of entity and objective of financial statements। क्योंकि हम यहाँ पे स्पेसिफिकली एंटिटी की बात करें कि एंटिटी को क्या अप्लाई करना चाहिए, तो उसको एप्लीकेबल एफआरएफ अप्लाई करना चाहिए। अब सपोज कोई लिस्टेड एंटिटी है, वो बोलती है नहीं मैंने तो इतने साल से एएस अप्लाई किया, जब तक मैं अनलिस्टेड था, तो अभी भी मैं एएस ही अप्लाई करूंगा, तो मैं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क तो अप्लाई कर रहा हूँ। बट क्या वो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क उसके लिए सही है? क्या वो उस पर एप्लीकेबल है? नहीं, उस पर एप्लीकेबल नहीं है। तो जब भी आप एंटिटी कंसर्न की बात करें कि उसको क्या अप्लाई करना चाहिए, उसको उसका एप्लीकेबल फ्रेमवर्क अप्लाई करना चाहिए, उसका एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क अप्लाई करना चाहिए जो उस पे लगता है एज पर लॉ। तो आंसर इज बी। फाइनेंशियल वेरिफिकेशन फाइनेंशियल एनालिसिस नहीं है, तो कोई हमने पढ़ा भी नहीं ऐसा कोई वर्ड होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन स्कोप ऑफ ऑडिट? नॉट इंक्लूडेड है, ठीक है, इंक्लूडेड नहीं है, वो बोले क्या इनमें से ऑडिट के स्कोप में नहीं आता है। प्रॉपर डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं है, तो आता है, ऑडिटर को बताना पड़ता है कि प्रॉपरली सब डिस्क्लोज है या नहीं है। एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन, इसी के लिए तो हम ऑडिटर को हायर करते हैं। प्रेजेंटेशन एंड प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं, ये होता है मैनेजमेंट का जॉब। ऑडिटर ओपिनियन देता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही से प्रिपेयर हुए, प्रेजेंट हुए, बट ऑडिटर उसे बनाता नहीं है। कभी भी गलती से भी ये मत समझ लेना कि ऑडिटर का जॉब है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना, नहीं है। ऑडिटर का जॉब सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को वेरीफाई करना है कि वो सही से प्रिपेयर हुए, सही से प्रेजेंटेड है ना। रिलायबिलिटी एंड सफिशिएंसी ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, ये भी ऑडिटर के स्कोप में आता है। तो प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑडिटर का जॉब नहीं है, वो मैनेजमेंट का जॉब है। नो बिजनेस और इंस्टीट्यूशन कैन इफेक्टिवली रन ऑन इट्स एक्टिविटीज विदाउट द हेल्प ऑफ प्रॉपर ऑडिट। के बिना क्या बिजनेस चल सकता है? बिल्कुल चल सकता है। क्या सोल प्रोप्राइटर बिजनेस नहीं करता? क्या पार्टनरशिप बिजनेस नहीं करता? क्या कोई और एंटिटी जिस पे ऑडिट एप्लीकेबल नहीं होती वो बिजनेस नहीं करता है? क्या करता ही है। बिजनेस के लिए ऑडिट नहीं रिक्वायर्ड है। हाँ, टू इंश्योर दैट योर बिजनेस इज फ्री फ्रॉम एरर्स, उसके लिए भले ऑडिट रिक्वायर्ड है, बट बिजनेस चलाने के लिए ऑडिट रिक्वायर्ड नहीं है। बी, रिकॉर्ड्स एंड अकाउंट्स। सी, नीदर ए नॉर बी। डी, बोथ ए एंड बी। ये तो होगा नहीं क्योंकि ऑडिट तो रिक्वायर्ड है नहीं। क्या रिकॉर्ड्स के बिना आप बिजनेस चला सकते हो? क्या कभी भी नहीं चला सकते, क्योंकि अगर आप एक रिकॉर्ड नहीं मेंटेन कर रहे कि आपको कितना पैसा आया, कितना पैसा गया, किसको क्या देना है, किसको नहीं देना है, तो योर बिजनेस विल अल्टीमेटली शट डाउन। इवन एज स्मॉल एज अ पुचका वाला और अ ग्रोसरी स्टोर, वो भी एक अपनी डायरी मेंटेन करके रखते हैं। हाँ, इससे इतना उधार लिया, इसको इतना उधार दिया, तो ये सब उनके पास नोटेड रहता है। तो हाँ, भले वो जर्नल नहीं बनाते, भले वो लेजर नहीं बनाते, बट उनका भी रिकॉर्ड कीपिंग का सिस्टम है। तो नो बिजनेस कैन रन इफेक्टिवली विदाउट रिकॉर्ड्स। Audited financial statements are not a guarantee against probable wrongdoings in financial matters of the company. What kind of assurance does
ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रोवाइड। तो ये स्टेटमेंट तो सही है। देखो, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गारंटी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट है जो आप पढ़ते हो इस चैप्टर्स में, जैसे नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स हो गया, नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग हो गया, कुछ जजमेंट्स इन्वॉल्व होता है, कॉस्ट होता है, टाइम होता है, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, जिसकी वजह से ऑडिटर गारंटी तो नहीं दे सकता कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है। बट ऑडिटर क्या बोलता है, मैं अपना 100% दूंगा कि जो भी मेरे बस में हो मैं उसके बेसिस पे अश्योरेंस दूं। अब कल को ऐसा हुआ कि हमने ऑडिटर को कहा कि ठीक है आप कर लो ऑडिट। अब ऑडिटर ने सोचा रीजनेबल एश्योरेंस ही तो देना है, मैं काम करता हूँ बहुत सब कुछ मिस कर देता हूँ, कल को कोई गलती पकड़ी भी गई तो मैं तो बोल दूंगा मैंने रीजनेबल एश्योरेंस दिया था, मैंने तो गारंटी नहीं दिया था। तो ये क्या आप सही है क्या? ये सही नहीं है। रीजनेबल एश्योरेंस गारंटी नहीं है, पर रीजनेबल एश्योरेंस इज एनी डे हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस। क्योंकि अगर हमने ऑडिटर को ये बोल दिया कि हाँ ठीक है चलो तुम रीजनेबल एश्योरेंस दे दो, तो वो तो क्या ट्राई करेगा कि हम अपना लोएस्ट लेवल ऑफ एश्योरेंस दे देते हैं, मेरे को क्या है। कल को कोई बड़ी गलती पता भी चलेगी तो मैं तो बोल दूंगी मैंने तो रीजनेबल एश्योरेंस दिया था, गारंटी तो मैंने दिया नहीं था, तो ये मेरे स्कोप के बाहर था। ये सब नहीं चलेगा। हम ऑडिटर को फर्स्ट डे से ही बोलते हैं तुमको प्रोफेशनल जजमेंट, स्केप्टिसिज्म एंड अपना पूरा ट्राई करना है कि तुम पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कवर करो। हाँ, कोई बड़ा फ्रॉड, कोई मैनेजमेंट फ्रॉड, कोई कल्यूडेड फ्रॉड छुड़ जाए तो बात अलग है। कोई ऐसा फ्रॉड जिसमें मैनेजमेंट खुद इन्वॉल्व था, या कोई ऐसा फ्रॉड जो बहुत अंदर ही अंदर चल रहा था, बहुत सारे फ्रॉडुलेंट डॉक्यूमेंट्स थे, चलो वो तुम पकड़ नहीं पाए, समझ में आता है। बट अगर तुम छोटा से छोटा फ्रॉड भी नहीं पकड़ पाओगे तो हम तुमको कहेंगे कि तुमने अपनी ड्यूटी सही से नहीं की है। यू कैन नॉट हाइड अंडर द व्हील कि तुम रीजनेबल एश्योरेंस दे रहे हो। ठीक है, सो रीजनेबल एश्योरेंस लो लेवल या मॉडरेट लेवल नहीं, हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस होता है हमेशा। एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं हो सकता है, बट वो हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस होता है। It provides reasonable assurance meaning a moderate level of assurance नहीं। It provides reasonable assurance meaning a low level of assurance बिल्कुल भी नहीं। It provides reasonable assurance meaning a high level of assurance हाँ। It provides reasonable assurance meaning a absolute level of assurance नहीं, ये तो गारंटी हो गई, हम गारंटी नहीं दे सकते। The auditor of Delicious Sweets Limited was of the opinion that objective of financial statements of a company is to provide reasonable assurance that financial statements of a company are free from misstatements. Which type of misstatements are mentioned by auditor of Delicious स्वीट्स लिमिटेड? मैंने तो आंसर ही बोल दिया था क्वेश्चन बोलते बोलते, क्योंकि अगर आप ऑडिट पढ़ोगे तो आपके वो टिप्स पे ही आ जाएगा, वो आपके टंग पे ही आ जाएगा कि जब भी आप मिसस्टेटमेंट बोल रहे हो उसके साथ साथ आप मटेरियल मिसस्टेटमेंट बोल रहे हो। क्योंकि आप जहाँ पे भी ऑडिट में पढ़ो मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स गोज हैंड इन हैंड। कहीं पे भी आप ये नहीं पढ़ोगे कि छोटा मिसस्टेटमेंट्स है, एरर है, ऐसा है। हमेशा जब मिस स्टेटमेंट्स की बात होती है उसमें मटेरियल मिस स्टेटमेंट्स की ही बात होती है। तो कौन से टाइप का मिस स्टेटमेंट्स का बात कर रहा है ऑडिटर? मटेरियल मिस स्टेटमेंट्स का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? अब आ गया ऐसे का नाम। बहुत सारे बच्चों ऐसे का नाम याद नहीं करके जाते, किसी को याद होता नहीं है, बहुत लोग मिक्सअप हो जाते हैं, बोलते थे ठीक है यार आंसर लिख रहे हैं भूल गए, नहीं याद रहा, चलो ठीक है 1-2 मार्क्स ही कटेगा। बट अब एमसीक्यूज में भी आ गया तो अब तो याद करके जाना पड़ेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? ऐसे 230 ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन से डील करता है, बिल्कुल सही है। ऐसे 500 ऑडिट एविडेंस से डील करता है, बिल्कुल सही है। ऐसे 560 सब्सिक्वेंट इवेंट से डील करता है, बिल्कुल सही है। ऐसे 505 रिटन रिप्रेजेंटेशन से नहीं डील करता। 505 मीन्स एक्सटर्नल कंफर्मेशन। एंड रिटन रिप्रेजेंटेशन का क्या है? 570 570। Inherent limitations of audit of financial statements arise due to a number of factors. Which of the following is not a factor? अब देखो ये वी आर ऑन द 9th क्वेश्चन। आपको 9th क्वेश्चन तक एक चीज समझ में आ गई होगी, इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम नेचर, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट। क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन इसके ही इर्द गिर्द मूव कर रहे हैं, इफ डायरेक्टली नहीं है बट इसके आसपास से ही क्वेश्चन है। तो इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट एकदम ध्यान से समझ के पढ़ के एंड अच्छे से याद करके जाना है। सबसे पहला प्रैक्टिकल लिमिटेशंस ऑन एबिलिटी ऑफ ऑडिटर टू obtain audit evidence। हाँ जी, रहता ही है।
लीगल लिमिटेशंस ऑन एबिलिटी ऑफ ऑडिटर टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस, हाँ बहुत कुछ. इट इज नॉट अंडर द लीगल स्कोप ऑफ द ऑडिटर टू आस्क फॉर सच डॉक्यूमेंट्स, तो लीगल लिमिटेशंस भी रहता है. इन्वॉल्वमेंट ऑफ सब्जेक्टिव जजमेंट्स इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, हाँ ये भी रहता है. कुछ कुछ जजमेंट्स मैनेजमेंट लगा के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मांगता है एंड वो रीजनेबल हो सकता है, अनरीजनेबल हो सकता है, तो वो भी एक लिमिटेशन होता है. अबिलिटी ऑफ द ऑडिटर टू एक्सेप्ट वैलिड एविडेंस ड्यू टू हाई प्रोफेशनल नॉलेज, ये एक ऐसा स्टेटमेंट हुआ भाई, ये तो कोई लिमिटेशन नहीं हो सकता. अबिलिटी ऑफ ऑडिटर टू एक्सेप्ट वैलिड एविडेंस ड्यू टू हाई प्रोफेशनल नॉलेज, समझ में नहीं आ रहा है स्टेटमेंट के. एबिलिटी ऑफ ऑडिटर टू एक्सेप्ट वैलिड एविडेंस ड्यू टू हाई प्रोफेशनल नॉलेज, मतलब ये सेंटेंस का कुछ मीनिंग निकल रहा है कि आप में बहुत ज्यादा बुद्धि है इसीलिए आप एविडेंस नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे. ये आपको ऐसे ही हटा देना चाहिए कि समझ में ही नहीं आ रहा है, स्टेटमेंट ही अनरीजनेबल है. तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर? डी. In order to express an opinion on financial statement, the auditor needs to satisfy himself that all accounts have been drawn up with the reference to entries in the books of accounts which are adequately supported by sufficient and appropriate evidence. हाँ जी, हमें वेरीफाई करना है अकाउंट सही है या नहीं है. None of the entries in the books of accounts has been omitted in the process of compilation and nothing which is not in the books of accounts has been found in place in the statements. हाँ जी, completeness assertion, हम यही तो वेरीफाई करते हैं कि कुछ भी छूट नहीं गया हो. The information conveyed by statement is clear and unambiguous. The financial statements amounts are properly classified, described and disclosed in conformity with accounting standards. यहाँ पे बात हो रही है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क की, हम ये भी वेरीफाई करते हैं कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क फॉलो हुआ है या नहीं. The statements of accounts presented true and fair picture of operational results एंड ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटी. हाँ ये भी हमारा काम है कि ट्रू एंड फेयर भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रिफ्लेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है. तो 1 2 3 4 हमें चारों को सेटिस्फाई करना पड़ेगा ऑडिट में, तो आंसर है डी. An employee of Fruits and Vegetable Limited was of the opinion that auditor of a company is required to express an opinion. मतलब यहाँ पे बोल रहे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल लिमिटेड के एम्प्लॉय को तो ये पता था कि ऑल्टर को ओपिनियन एक्सप्रेस करना है, पर उसे ये नहीं पता था किस पे ओपिनियन एक्सप्रेस करता है ऑडिटर, ऑन विच वन ऑफ द फॉलोइंग द ऑडिटर ऑफ द कंपनी इज रिक्वायर्ड टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन. मतलब एम्प्लॉय को ये तो पता था कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल लिमिटेड वाला ओपिनियन एक्सप्रेस करता है, पर किस पे, सॉरी, एम्प्लॉय ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल को ये तो पता था कि ऑल्टर ओपिनियन एक्सप्रेस करता है, बट किस पे ओपिनियन एक्सप्रेस करता है ये उसको पता नहीं था. तो वो पूछ रहा है आपसे कि ऑल्टर किस पे ओपिनियन एक्सप्रेस करता है. बैलेंस शीट पे या पीएल पे नहीं करेगा क्या? पीएल पे तो बैलेंस शीट पे नहीं करेगा. कैश फ्लो पे, पीएल बैलेंस शीट दोनों पे नहीं करेगा, तो ऑल्टर को रखा क्यों हमने. फिनेंशियल स्टेटमेंट्स, हाँ जी पूरे फिनेंशियल स्टेटमेंट्स पे, पीएल, बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, कैश फ्लो, नोट्स टू अकाउंट, सब पे एक्सप्रेस करेगा ओपिनियन. आप किसी एक पार्ट ऑफ द फिनेंशियल स्टेटमेंट्स पे एक्सप्रेस नहीं कर सकते ओपिनियन. Choosing of appropriate accounting policies in relation to various accounting issues like choosing method of depreciation on fixed assets or choosing appropriate method for valuation of inventories are responsibilities of. ये सारे responsibilities किससे concerned है? Preparation and presentation of financial statements है. ये सारे जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड है. एंड प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किसका काम है? हमेशा मैनेजमेंट का. कभी भी गलती से भी मन में ये नहीं लाना है कि ये सब ऑल्टर का काम है. ऑल्टर का काम सिर्फ उस पर ओपिनियन एक्सप्रेस करने का है, ठीक है. तो ये किसका ड्यूटी है? डेप्रिसिएशन का मेथड देखना, वैल्यूएशन देखना, मैनेजमेंट का. Dash along with other disciplines such as accounting and law equips you with all the knowledge that is required to enter into auditing as a profession. तो देखो ये गूगली क्वेश्चन टाइप है, मतलब एकदम हक्का बक्का हो जाओगे आप इसका आंसर सुन के. अजीब सा क्वेश्चन है, मतलब आंसर इज वेरी सिंपल बट एग्जाम हॉल में क्लिक ही नहीं करेगा कि ये आंसर हो सकता है. इसमें क्या बोला है कि क्या अकाउंटिंग एंड लॉ के साथ आपको हेल्प करता है ऑडिट करने में. ऑप्शंस देखो. टैक्सेशन हेल्प करता है जब हम डीटीए डीटीएल ये सब चेक करते हैं. फिनेंस,
हाँ हेल्प करता है, कभी हम लोग को इनकम टैक्स जीएसटी कुछ करना है तो उसमें हेल्प करता है। लॉ लॉ तो इसमें खुद ही लिखा है कि ऑप्शन में यहाँ पे लिखा ही है कि अकाउंटिंग एंड लॉ के साथ साथ आपको क्या हेल्प करता है, तो लॉ तो कट गया। एंड ऑडिटिंग, तो आपको बोला है कि ऑडिट ही तो करना है मुझे, तो ऑडिटिंग कैसे हेल्प कर सकता है? तो देखो यहाँ पे आंसर क्या है, आंसर ऑडिटिंग ही है, आंसर ऑडिटिंग ही है, क्योंकि बोल रहा है कि ऑडिटिंग अलोंग विद अदर डिसिप्लिन सच एज अकाउंटिंग एंड लॉ इक्विप्स यू विद द नॉलेज दैट इज रिक्वायर्ड टू एंटर ऑडिटिंग एज अ प्रोफेशन। बहुत अजीब सा क्वेश्चन है, मतलब आंसर भी बहुत अजीब सा है, बट अब ये समझ लो, बस इसको याद टाइप करके जाना है कि ऑडिट के साथ साथ आपको अकाउंट्स और लॉ का नॉलेज होना चाहिए। अरे ऑडिट का नॉलेज होगा ही नहीं तब तुम कहाँ से ऑडिटिंग में जाओगे, मतलब ऑडिट का नॉलेज तो एकदम बेसिक नॉलेज है, तो ये क्वेश्चन पूछने का मतलब क्या था ये मुझे नहीं समझ में आया। कि आप ये लिखते अकाउंटिंग के साथ आपको क्या चाहिए, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग के साथ आपको क्या किसका नॉलेज चाहिए, या ऑडिटिंग के साथ आपको किसका नॉलेज चाहिए, तो वो समझ में आता है, बट किसके बेसिस पे आपको अकाउंटिंग एंड लॉ का नॉलेज चाहिए, आप उसी पे क्वेश्चन पूछ रहे हो, तो ये मेरे को थोड़ा अजीब लगा। याद टाइप कर लो कि जब भी ऐसा टाइप क्वेश्चन आए तो उसमें ऑडिटिंग टिक करना है। An auditor of financial statements expresses opinion in accordance with management requirements नहीं, मैनेजमेंट की बेसिस पे हम क्यों ओपिनियन एक्सप्रेस करें। इन अकॉर्डेंस विद डायरेक्शंस ऑफ अपॉइंटिंग अथॉरिटी नहीं, इन अकॉर्डेंस विद ऑडिटर्स फाइंडिंग, हाँ जो हमने ढूंढा है उसी के बेसिस पे अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करेंगे। इन अकॉर्डेंस विद रिक्वायरमेंट ऑफ यूजर्स नहीं, इन अकॉर्डेंस विद ऑडिटर्स फाइंडिंग्स ही एक ऑडिटर ओपिनियन एक्सप्रेस करेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स अबाउट मीनिंग और नेचर ऑफ ऑडिट? इट्स बेसिक नेचर लाइज इन प्रोवाइडिंग अश्योरेंस टू यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, हाँ सही है। इंटरडिसिप्लिनरी होता है नेचर में, ये भी सही है। इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ लिस्टेड एंटिटीज अलोन नहीं, ये भेदभाव नहीं चलेगा। सारे कंपनीज को जब ऑडिट करवाना पड़ता है तो ऑडिट सिर्फ लिस्टेड एंटिटी से रिलेटेड नहीं होता है, लिस्टेड अनलिस्टेड एनी प्राइवेट पब्लिक कोई भी कंपनी हो, अगर आपने कंपनी फॉर्म किया तो आपको ऑडिट करवाना पड़ेगा। एंड बेसिक नेचर ऑफ ऑडिट में यही लिखा है कि वो सारे कंपनीज का ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में ध्यान रखती है। इट्स नेचर हेल्प इन प्रोवाइडिंग कंफर्ट दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट मिसलीडिंग, ये भी ट्रू है। तो फॉल्स क्या है, ये सिर्फ लिस्टेड एंटिटी से नहीं डील करता ऑडिट, कभी भी ये मन में मत लाना कि सिर्फ लिस्टेड एंटिटी से ही ऑडिट डील करता है। अब बहुत बच्चे इंटर के बाद आर्टिकलशिप में जाएंगे और उनको लगेगा कि नहीं यार मैंने तो सिर्फ लिस्टेड क्लाइंट्स को ऑडिट किया है, या मैंने सिर्फ बड़े कंपनीज को ऑडिट किया है तो सिर्फ उनको ऑडिट करवाने की जरूरत पड़ती है, नहीं। एज पर कंपनीज एक्ट एवरी कंपनी इररिस्पेक्टिव कि वो लिस्टेड है अनलिस्टेड है प्राइवेट है पब्लिक है कोई भी टाइप की है उसको ऑडिट करवाना पड़ता है, ठीक है। Which of the following is the responsibility of auditor? Preparation and presentation of financial statements in accordance with applicable financial reporting बिल्कुल नहीं है, मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। डिजाइन इम्प्लीमेंटेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल बिल्कुल भी नहीं, ये भी मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक्सप्रेस ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, हाँ ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज एन ऑडिटर। टू ऑब्टेन लिमिटेड अश्योरेंस नहीं, एज एन ऑडिटर हम कौन सा अश्योरेंस ऑब्टेन करते हैं हमेशा, रीजनेबल अश्योरेंस। तो क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है ऑडिटर, सॉरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑडिटर की, एक्सप्रेस ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। As explained in Essay 200, overall objectives of independent auditor and the conduct of audit in accordance with standards on auditing, dash is obtained when auditor has obtained sufficient appropriate audit evidence to reduce audit risk, that is risk that auditor expresses an inappropriate opinion when financial statements are materially misstated to an acceptably low level. कौन सा assurance obtain करता है ऑडिटर? यार अब तो ये मेरे को लगता है कि आई फील अगर ये 17th क्वेश्चन है तो हम ये आंसर कम से कम 4 से 5 बार दे चुके हैं। कौन सा अश्योरेंस ऑब्टेन करना पड़ता है? हमेशा रीजनेबल अश्योरेंस। Zeta Private Limited is a recently established startup formed with objective for promoting use of polyhouses and offering farmers necessary know-how for setting up such structures. Polyhouses enable farmers to grow good quality
crops like vegetables throughout the year. तो मतलब जेटा प्राइवेट लिमिटेड एक स्टार्टअप है जो फार्मर्स को क्रॉप्स उगाने में मदद करता है, वैसा कुछ पॉली हाउस बनाता है. At a meeting, directors discuss about pros and cons of independent audit of financial statements in a startup like theirs. Which of the following is false in this regard? तो मतलब वो बात कर रहे हैं कि ऑडिट करवाने से क्या उनको हेल्प मिलेगा और क्या नहीं मिलेगा, एंड उसमें से इन चारों स्टेटमेंट से आपको उनको बताना है कि ये आपने गलत बोला, ये आपने फॉल्स बोला है. सबसे पहला, इट इज मैंडेटरी रिक्वायरमेंट फॉर द स्टार्टअप, देयर आर नो चॉइसेस. बिल्कुल ट्रू है. क्यों? क्योंकि जेटा प्राइवेट लिमिटेड क्या है? कंपनी है, एंड कंपनी को क्या है? ऑडिट मैंडेटरी होता है. तो ये तो ट्रू है, ये उन्होंने सही बोला, ये गलत नहीं है. ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में बी यूज्ड बाय स्टार्टअप फॉर ऑब्टेनिंग फंड्स फ्रॉम प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स. ये भी बिल्कुल सही है. जब आप शार्क टैंक में जाते हो तो शार्क टैंक में जब आप पिच देखते हो उसके बाद आप यूजुअली देखोगे कि 6-7 महीने बाद पैसे आप आते हैं जो भी पिच लेने आते हैं. तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि शार्क्स क्या करते हैं? ड्यू डिलिजेंस कंडक्ट करते हैं कि मतलब जो भी उन्होंने फिगर्स बताए वो सही है या नहीं, ये जो भी उन्होंने फिगर्स बताई है एज पर ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है या नहीं. तो अगर आपके पास ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं तो दैट इज ऑब्वियसली एन एडवांटेजेस पॉइंट कि आपको जो पैसा क्रेडिट होने वाला है वो इतना टाइम नहीं लेगा. वो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट से आपका फिगर्स मिलाएंगे एंड जब सही होगा तो वो ग्रीन सिग्नल दे देंगे, हरी झंडी दे देंगे एंड आपको पैसे दे देंगे. वेराज वही ऑडिट नहीं हुआ होगा रहेगा तो ये 6 महीने 1 साल चलते रहेगा, क्योंकि आप वहां पे फिर ऑल्टर अपॉइंट होगा, एक एक काम करेगा, एक एक चीजें चेक करेगा एंड योर मनी विल बी क्रेडिटेड आफ्टर अ लॉन्ग टाइम. तो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बहुत काम आते हैं स्टार्टअप्स के. तो ये भी ट्रू बोला उन्होंने. Such an audit can point out deficiencies in internal control system of startups business. हाँ, ये भी एकदम सही है. Internal control में deficiencies में help करता है. Such an audit would necessarily result in reflection of higher profits, leading to higher income tax liability for startup. but ऑडिट से जरूरी है कि हायर प्रॉफिट हो जाए, जितना प्रॉफिट कमाया उस पर इनकम टैक्स दो. अचानक से ऑडिट कर रहे हो तो ये तो नहीं है कि तुम्हारा प्रॉफिट पहले 100 रुपये आ रहा था, ऑडिट कराते ही 300 रुपये आने लगे. ऐसे नहीं हो सकता. दिस इज नॉट पॉसिबल एनी डे. जितना आ रहा है प्रॉफिट उतना ही आएगा. बाकी तुम्हें झोलझाल करना है तो तुम अपने प्रॉफिट को मोल्ड करते रहो, पर ऑडिट इसमें कुछ काम नहीं कर सकता. ऑडिट अचानक से तुम्हारा प्रॉफिट नहीं बढ़ा सकता. तो ये गलत है. दिस इज फॉल्स. Owing to the dash limitations of audit, there is dash risk that some material misstatements of financial statements will not be detected even though audit is properly planned and performed in accordance with standards. तो owing to inherit management regulatory. देखो, इनहेरिट कुछ वर्ड नहीं होता ऑडिट में. इनहेरिट मतलब किसी की संपत्ति इनहेरिट करना. जब कोई मर जाता है या मरने वाला होता है तो वो विल में आपको चीजें देके जाता है कि ये ले बेटा एसेट्स तेरा, ये इसका, ये गोल्ड इसका, ये लैंड इसका. तो वो आप इनहेरिट करते हो किसी से. तो ऑडिट में कभी भी कुछ इनहेरिट नहीं कर सकता कोई भी. तो इनहेरिट तो वर्ड ही गलत है. ओइंग टू मैनेजमेंट लिमिटेशंस नहीं, मैनेजमेंट का कोई लिमिटेशंस नहीं होता ऑडिट पे कभी भी. रेगुलेटरी लिमिटेशंस, कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी आके ही नहीं बोलती थी कि बेटा तुम ऑडिट कर रहे हो, तुम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते. नहीं, रेगुलेटरी अथॉरिटीज तो चाहती हैं आप अच्छे से अच्छा ऑडिट करें. तो कभी भी रेगुलेटरी अथॉरिटीज आप पे लिमिटेशंस नहीं लगा सकती. ओइंग टू इनहेरेंट लिमिटेशंस, हाँ ये है करेक्ट वर्ड. बहुत बच्चे इसमें गलती से जो स्पेलिंग्स देखते नहीं है एंड बस याद करके चले जाते हैं, वो कंफ्यूज हो जाएंगे और वो इनहेरेंट और इनहेरिट में समझ ही नहीं पाएंगे क्या करना है. तो हमेशा इनहेरेंट होता है, इनहेरिट नहीं होता है. इनहेरिट आप किसी से किसी का कोई एसेट्स इनहेरिट करते हो, लाइबिलिटीज कुछ कोई देके जाता है कि चलो मैं मर जाऊंगा तो ये लोन मेरा ये चुकाएगा. आप किसी की विल में किसी का पार्ट बन, तो आप वो इनहेरिट करते हो. इनहेरिट कभी भी कोई वर्ड नहीं है ऑडिट में, इनहेरेंट है. ठीक है. देयर इज डैश रिस्क, अनअवॉइडेबल रिस्क. कोई ऑल्टर जान के कोई रिस्क नहीं डालता है क्योंकि सर्टेन इनहेरेंट लिमिटेशंस है, इसीलिए कोई रिस्क रहता है आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कि हाँ शायद ऑल्टर सारे मिसस्टेटमेंट्स डिटेक्ट नहीं कर पाए. ठीक है. आंसर इज ए. Which of the following is not one of the objectives
of auditor in accordance with SA 200. To obtain reasonable assurance that financial statements as a whole are free from material misstatement, ये objective होता है. To report on financial statements, ये भी objective होता है. To communicate in accordance with auditor's finding as required by standards on auditing, ये भी objective होता है. To obtain absolute assurance, ये देखते ही काट दो इसको. Absolute assurance is a guarantee जो auditor कभी नहीं देता है. तो to obtain an absolute assurance that financial statements are free from fraudulent transaction, ये ऑब्जेक्टिव नहीं होता. तो दिस इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव इन अकॉर्डेंस विद ऐसे 200. Dash refers to a difference between amount classification, presentation or disclosure of reported financial statement item and amount classification, presentation or disclosure that is required for an item to be in accordance with applicable financial reporting framework. मतलब ये बोल रहा है कि यहाँ से यहाँ की गैप को क्या बोलते हैं, जो financial statements में ऑलरेडी हो चुका है एंड जो financial statements में एज पर financial reporting framework होना चाहिए. मतलब सपोज इन्वेंट्री उन्होंने कॉस्ट पे मेजर कर रखी है 100 रुपए पे, वेराज उनका एनआरवी है 80, तो 80 पे मेजर होना चाहिए एज पर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क. क्योंकि हम क्या बोलते हैं, इन्वेंट्री इज ऑलवेज टू बी मेजर्ड एट कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर. तो इन दोनों का जो गैप है इसको क्या बोलते हैं ऑडिट में, इसको बोलते हैं मिस स्टेटमेंट. ये कोई फ्रॉड नहीं है, उन्होंने कोई फ्रॉड नहीं किया है, इसमें कोई एरर नहीं है, ये एक मिस स्टेटमेंट है कि उन्होंने जो एज पर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क होना चाहिए फिगर वो नहीं कर रखा है. तो इसी काम के लिए तो ऑडिटर को लाते हैं, वही तो ये सब आइडेंटिफाई करता है. तो इन दोनों के गैप को कहते हैं मिस स्टेटमेंट. A chartered accountant finds during the course of statutory audit of the company that management is not serious about findings of internal audit report. मतलब मैनेजमेंट को घंटा फर्क पड़ता है, इंटरनल ऑडिट में जो हो रहा है होने दो, जो भी वो रिपोर्ट कर रहा है करने दो, हम कुछ एक्शन नहीं लेंगे. ठीक है. No action has been taken on findings of internal auditor and reports for last 2 quarters are gathering dust. He has further found out that management has not disclosed information relating to transactions with other company. However, he has assiduously gathered that it is a related party by going through annual reports of past years and searching online database on MCA portal. The described situation most appropriately denotes, वो पूछ रहा है कि जो ये ऑडिटर काम कर रहा है देख रहा है कि इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट का इफेक्ट नहीं लिया है, वो धूल में है, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस ढूंढ रहा है, समझ रहा है कि ये सब डिस्क्लोज नहीं है, ये सब ऑडिटर कैसे कर पा रहा है, या ये सब कौन सा ट्रेट है ऑडिटर का. ऑब्जेक्टिविटी नहीं, प्रोफेशनल नॉलेज, यहाँ पे कौन सा नॉलेज लगाया भाई, नहीं. इंडिपेंडेंस नहीं, वो तो कुछ फेमिलियरिटी थ्रेड तो ला नहीं रहा है कि इंडिपेंडेंट हो गया यहाँ पे. प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, हाँ, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म का मतलब क्या होता है, क्वेश्चनिंग एंड अलर्ट माइंड लगाना. तो उसका क्वेश्चनिंग एंड अलर्ट माइंड था, तभी तो वो जाके एमसीए में सर्च किया, समझा ये रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है एंड क्या, और ये मैनेजमेंट डिस्क्लोज नहीं कर रहा है, क्यों नहीं डिस्क्लोज कर रहा है, ये सब प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म का पार्ट है. तो जब भी आपको लगे ऑडिटर ज्यादा बुद्धि लगा रहा है तो समझ जाओ वो प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म लगा रहा है. हम स्टार्टिंग से बोलते आते हैं ऑडिटर को कि तुम्हें प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म एंड प्रोफेशनल जजमेंट अप्लाई करते रहना है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज not an advantage of audit? It provides high quality financial information, ये तो advantage है. Serves as a moral check on employee, ये भी advantage है. Safeguarding assets of shareholder, ये भी advantage है. Enhances risk of management bias, बिल्कुल भी नहीं, ये advantage नहीं है. भाई वो ऑडिट तो यूजर्स के लिए हो रहा है, मैनेजमेंट की सारी गलतियां ढूंढने के लिए हो रहा है, तो वो कहाँ से मैनेजमेंट बायस का रिस्क एनहांस करेगा, कभी भी नहीं हो सकता. तो रिस्क ऑफ मैनेजमेंट बायस इज नॉट एनहांस थ्रू ऑडिट, और ये ऑडिट का एडवांटेज भी नहीं है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट एन अश्योरेंस एंगेजमेंट? सबसे पहला, इट रिलेट्स टू प्रोवाइडिंग अश्योरेंस ऑफ हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन ओनली. द प्रैक्टिशनर obtain sufficient appropriate audit evidence. There is some information to be examined by practitioner. A written assurance report is appropriate, in appropriate form is issued by practitioner. बोला not true. तो practitioner sufficient appropriate audit evidence तो ढूंढेगा ही, information तो examine करेगा ही, report भी देगा ही, पर historical information ऐसा जरूरी नहीं है.
फ्यूचर या प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पे भी इंफॉर्मेशन हो सकता है, पे भी अश्योरेंस दे सकते हैं. इनफैक्ट हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन पे अगर अपने को देना होता है तो अपने क्या अप्लाई करते हैं, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग. वहाँ पे जब अपने रीजनेबल अश्योरेंस देते हैं, जब अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड्स एंड ऑडिटिंग. वो डील करता है हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन से. पर अभी हम ऊपर क्या पढ़ के आए कि प्रैक्टिशनर कहाँ इन्वॉल्व होता है, प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पे जब भी आप बात करते हो तो प्रैक्टिशनर इन्वॉल्व होता है. तो यस, बाकी तीनों तो ट्रू है पर ये ट्रू नहीं है. जरूरी नहीं है कि सिर्फ हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन पे ही अश्योरेंस इंगेजमेंट हो, प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पे भी अश्योरेंस इंगेजमेंट हो सकता है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स. अभी अपने पढ़ गए थे नॉट ट्रू, अब है ट्रू. क्या है, engagement standards ensure proper rights to practitioner in course of performance of their duties. Engagement standards ensure preparation of and presentation of financial statements in standardized manner. Engagement standards ensure uniformity by practitioners in course of performance of their duties. Engagement standards ensure savings in course of clients. सिर्फ ये सही है. प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स के थ्रू नहीं गवर्न होते. प्रॉपर राइट्स वो ऐसा कुछ नहीं देता एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स की ये तुम्हारा राइट है, ये तुम्हारा हक है, ये तुम्हारा लाइबिलिटी है, ऐसा कुछ नहीं स्टेटेड है. सेविंग्स इन रिसोर्सेज नहीं लाते वो. तो वो यूनिफॉर्मिटी इंश्योर करता है. जैसे स्टैंडर्ड्स ऑन क्वालिटी कंट्रोल क्या करते हैं, वो एक यूनिफॉर्मिटी इंश्योर करता है, वो एक क्वालिटी इंश्योर करता है, वो एक स्टैंडर्ड इंश्योर करता है कि सब कोई इसी को फॉलो करे तो ऑडिट विल बी अ क्वालिटी ऑडिट. सारा स्टैंडर्ड्स फॉलो होगा, हम अपने क्लाइंट को सेटिस्फाई कर पाएंगे, हम स्टैंडर्ड्स या अपने आईसीआई का नाम नहीं डुबाएंगे. तो एसक्यूसी क्या करता है, एसक्यूसी ये नहीं कहता कि तुम्हारा हक क्या है, वो कहता है कि तुम्हें ये सब चीज़ें फॉलो करनी चाहिए टू इंश्योर क्वालिटी ऑफ ऑडिट. तो सिमिलरली एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स इंश्योर यूनिफॉर्मिटी की, वो स्टेट कर देता है कि सबको ये काम करना है. दो स्टेटमेंट्स दिए लिमिटेड अश्योरेंस एंगेजमेंट के बारे में, आपको बताना है कि सही कौन सा है. सबसे पहला, इट इन्वॉल्व्स ऑब्टेनिंग सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस टू ड्रॉ रीजनेबल कंक्लूजन्स. नहीं, ये लिमिटेड अश्योरेंस नहीं हो गया, ये तो रीजनेबल अश्योरेंस हो गया. तो पहला स्टेटमेंट तो गलत है. रिव्यू ऑफ इंटरिम फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी इज एन एग्जांपल ऑफ लिमिटेड अश्योरेंस एंगेजमेंट. हाँ ये सही है, क्योंकि इंटरिम फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन पूरे साल से डील नहीं करता. प्लस आप उस पर कुछ भी ओपिनियन दे दो वो बाद में चेंज हो सकता है, क्योंकि अब 6 महीने का जब आप इन्फॉर्मेशन डील कर रहे हो तो ऐसा तो नहीं है कि क्लाइंट आपके लिए 6 महीने के लिए प्रोविजन बना देगा, 6 महीने का प्रीपेड आउटस्टैंडिंग देख लेगा. नहीं, वो तो साल के एंड में होता है ना. तो आप बहुत सारा कुछ चेक नहीं कर पाते एक इंटरिम फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन पे. इसीलिए इंटरिम फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन का जो एंगेजमेंट होता है वो एक लिमिटेड अश्योरेंस एंगेजमेंट होता है. तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट नहीं, स्टेटमेंट 1 एंड 2 बोथ आर करेक्ट नहीं, दोनों इनकरेक्ट है, ये भी नहीं. स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट. हाँ ये सही है. Which of the following is true about standards on auditing? These deal mainly with voluntary responsibility of auditor. कहीं हम बोलते हैं क्या स्टैंडर्ड तुम्हारा मन करे तो लगाना, नहीं मन करे तो मत लगाना. नहीं, एवरीवेयर इट इज स्टेट दैट स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग आर कंपल्सरी. आपको ये सिचुएशन में ये स्टैंडर्ड लगाना जरूरी है. These deal mainly with mandatory responsibility of auditor. हाँ, their sole purpose is to help government अथॉरिटीज इन ऑगमेंटिंग रेवेन्यूज. नहीं, गवर्नमेंट अथॉरिटी कहाँ से आ गया भाई, ऐसा कुछ नहीं है. हर जगह गवर्नमेंट को बदनाम कर दो बस कि गवर्नमेंट ने ये कराया, ये कराया, ये कराया. नहीं कराया भाई, उनको इससे लेना देना ही नहीं है. ये तो है कि ऑडिट अच्छा हो, वो तो बेचारे चाह रहे कि ऑडिट अच्छा हो, और आप यहाँ पे बोल रहे हो कि रेवेन्यू ऑगमेंट कर रहा है, ये कर रहा है. These deal mainly in carrying out audit according to legal provisions. ये पार्टली ट्रू है बट लीगल प्रोविजन सारे सेटिस्फाई नहीं होते स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग में. तो इसका अप्रोप्रिएट आंसर यही है कि these deal mainly with mandatory responsibilities of auditor. The matter of difficulty, time or cost involved is not itself a valid basis for auditor to omit an audit procedure which is in which there is no alternative. ये सही है कि भैया तुम टाइम कॉस्ट को अपना ऐसे रक्षक नहीं बना सकते कि चलो मैं ये भी नहीं करूंगा, वो भी नहीं करूंगा, ऐसे भी नहीं करूंगा, वैसे भी नहीं करूंगा. नहीं, वो अलाउड नहीं है. अगर जिसका कोई ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर नहीं है तो तुमको वहां पे तो ये काम करना पड़ेगा, अपना प्रोसीजर लगाना पड़ेगा. अब सपोज कि
अब पीवी आपको ऑब्जर्व करना है, ठीक है। अब पीवी ऑब्जर्व करना है तो क्लाइंट बोल रहा है कि थोड़ा दूर जाना पड़ेगा, बट हमारे वहाँ पे कोई नेटवर्क फैसिलिटी नहीं है, तो हमको ना वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे दिखा सकते हैं ना हमारे पास कोई और ऑल्टरनेटिव है। तो तुम क्या बोलोगे, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं नहीं जाऊँगा पीवी देखने? नहीं, ये कोई वैलिड बेसिस नहीं है। जब इट इज़ फीजिबल तब आपको जाना पड़ेगा, आप वहाँ पे अपना टाइम और कॉस्ट का झंडा लेके नहीं जा सकते। तो मेरे हिसाब से तो आंसर ए ही होना चाहिए, बट बाकी ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। इज अ वैलिड बेसिस फॉर ऑल्टर टू omit एन ऑडिट प्रोसीजर फॉर विच देर इज नो ऑल्टरनेटिव? नहीं, ये सब गंदी बातें हमारे ऑल्टर को मत सिखाओ। नॉट इन itself a valid basis for alter to omit an procedure for which alternative exist? नहीं, ये भी नहीं है। ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर एग्जिस्ट करता है तो ये वैलिड बेसिस कैसे नहीं है? तो ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर ही कर लो। नॉट इन इटसेल्फ अ वैलिड बेसिस फॉर ऑल्टर टू omit एन ऑडिट प्रोसीजर? नहीं, आंसर ए ही होगा। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म इज नेसेसरी फॉर क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन? ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में क्या स्केप्टिसिज्म लगाएगा वो, क्या देखेगा उसमें? ऑडिट तो अब हो गया, सब तो डॉक्यूमेंट हो रहा है, उसमें क्या प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म लगेगा? उसमें नहीं लगेगा। ऑडिट प्रोसीजर्स में नहीं, वहां पे क्या लगाएगा वो प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म? जब ऑडिट एविडेंसेस आ जाएगा तो उस पर स्केप्टिसिज्म लगाएगा। अच्छा ठीक है, ये ऐसे होना चाहिए। हमने ऊपर क्या पढ़ा कि उसको समझ में आया इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट्स नहीं देखे जा रहे थे, तो उसने देखा ये सारे ट्रांजैक्शन मिसिंग है, तो ऑडिट एविडेंस ही तो उसको समझ में आया ना कि हाँ चलो यहाँ ट्रांजैक्शन मिसिंग है, तो इसको अब मैं चेक करता हूँ। ऑडिट प्रोसीजर्स में से कुछ समझ आया क्या? प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म हमेशा ऑडिट एविडेंस में लगेगा। द फर्म RK and Associates has an extensive understanding of code of ethics that underlie fundamental principles relating to auditor when conducting an audit of financial statements and provides a conceptual framework for applying these principles. Which of the following does not form a part of fundamental principle? प्रोफेशनल कंपेटेंस एंड ड्यू केयर ये फॉर्म करता है, इंटेग्रिटी ये भी फॉर्म करता है, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म नहीं फॉर्म नहीं करता, एंड प्रोफेशनल बिहेवियर ये भी फॉर्म करता है। तो क्या क्या होते हैं बेसिक प्रिंसिपल्स, देखो मैं बता देती हूँ एक बार। इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल कंपेटेंस, कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्रोफेशनल बिहेवियर। तो यहाँ पे कहीं पे भी प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म नहीं आता। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म इज अ क्वालिटी ऑफ ऑडिटर दैट ऑडिटर शुड हैव टू इंश्योर गुड ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो ये कोई अंडरलाइंग प्रिंसिपल नहीं होता है। तो हमेशा ये 5 चीजें ही प्रिंसिपल्स होती है फंडामेंटल ऑडिट की। तो इन पांचों के पास जो ऑप्शन दिखे उसको टिक कर देना, ठीक है। तो प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म इज द आंसर। अब जो आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, वो खत्म। अब हम सॉल्व करेंगे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। अब केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन में व्हाट आई यूजुअली टेल पीपल टू डू, या जो मैं करती थी अपने एग्जाम्स में, कि मैं पहले क्वेश्चंस पढ़ती थी। बहुत बार ऐसा होता है कि आपको पूरा पैरा रीड करने का जरूरत ही नहीं है, यूजुअली आप सिर्फ क्वेश्चन पढ़ के भी आंसर दे सकते हो। तो पैरा रीडिंग में क्या होता है, टाइम वेस्ट होता है। तो एक बार पहले क्वेश्चंस पढ़ के देखो कि अगर आप आंसर दे सकते हो, एंड अगर आपको लग रहा है कि नहीं ये तो पैरा से लिंक्ड है एंड मुझे वो पढ़ने की जरूरत है, तभी जाके पढ़ो। कभी भी स्टार्ट पैरा पढ़ने से मत करो। पहले ट्राई एंड रीड द क्वेश्चंस एंड अंडरस्टैंड इफ दे आर स्टैंड अलोन क्वेश्चंस एंड यू कैन आंसर इट। तो पहले उस पर फोकस करो एंड फिर जाके पैरा पढ़ो, ठीक है। तो हम पैरा एक बार स्किप करते हैं एंड एक बार क्वेश्चंस देखते हैं। अगर क्वेश्चंस नहीं समझ में आएंगे, स्टैंडर्ड नहीं होंगे, तो पैरा पढ़ लेंगे, उसमें कुछ नहीं जाता। Gurpreet was of the view that audited financial statements are not a guarantee against probable wrongdoings in financial matters of the company. हाँ बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ फिर आ जाता है हम सबका फेवरेट inherent limitations of audit. What kind of assurance does an audit of financial statements provide? मेरे को लगता है कि अब आपको याद हो गया होगा। इस एमसीक्यू वीडियो में हमने इतनी बार बोल दिया कौन सा एश्योरेंस, कौन सा एश्योरेंस, कौन सा एश्योरेंस, अब आपको याद हो गया होगा कि कौन सा एश्योरेंस देता है। अब आप रात को सो के भी अगर आपको नींद में पूछो ना कौन सा एश्योरेंस देता है ऑडिटर, एकदम ऐसे नींद में भी बोल पाओगे रीजनेबल एश्योरेंस देता है। एंड रीजनेबल एश्योरेंस क्या लो लेवल एश्योरेंस होता है? नहीं, हाई लेवल एश्योरेंस होता है। इट प्रोवाइड्स रीजनेबल एश्योरेंस मीनिंग अ मॉडरेट लेवल? नहीं, लो लेवल नहीं, हाई लेवल। एब्सोल्यूट लेवल तो हम दे नहीं सकते, वरना हम गारंटी दे देते हैं।
Rohit added that Alter can force an employee of the company to provide him required information and documents. Can he do so? अगर ये होता तो inherent limitations ही नहीं होते. आधे इनहेरेंट लिमिटेशन तो इसीलिए है कि आप वहां पे जाके अपना हक नहीं जता सकते कि भाई तू दे वरना मैं तेरे को जेल भेज दूंगा, मैं तेरे को मार पीट दूंगा. ये सब अलाउड नहीं होता. वो एम्प्लॉय को रिक्वेस्ट कर सकता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट से जितने रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है मुझे दे दो, पर वो मारपीट या थप्पड़ वप्पड़ नहीं मार सकता कि नहीं देगा तो ये कर दूंगा वो कर दूंगा. नहीं, he can only ask the employee to do so. He cannot force the employee to do so. वो कोई इन्वेस्टिगेशन करने नहीं आया. अपने आप को सीआईडी मत समझो. ठीक है. यस ही कैन डू सो. नहीं, यस ही कैन डू सो. दो बार यस ही कैन डू सो देख रहे हो. हिम्मत देख रहे हो तुम इसका. ऐसा एक बार रोहित को जाके बोलना करने के लिए, एक बार ऐसा करेगा ना वो एम्प्लॉय उसको चप्पड़ियां मार के कंपनी से बाहर. No, he cannot do so. He can only request for providing him with necessary information and documents, but it cannot be forced by him. ये सही लाइन बोली आपने. नो ही कैनॉट डू सो. ही हैज नो राइट टू सीक इन्फॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंट्स. नहीं, हक तो है हमारा पर हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते. तो ये गलत है. Ali has listened in one of the classes that audit covers all aspects of the entity and concluded that each and every transaction of entity is verified by auditor. नहीं बेटा, ऑडिटर के पास इतना टाइम ही नहीं होता. ये भी एक इनहेरेंट लिमिटेशन होता है कि ऑडिटर के पास इतना टाइम ही नहीं होता. उसको 12 महीने का फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑडिट करने के लिए फिर 12 महीने नहीं मिलते, उसको 3 से 4 महीने ही मिलते हैं. एंड 3 से 4 महीने में जब आप 12 महीने का फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स चेक करो तो इट इज नॉट ह्यूमनली पॉसिबल, या फिर एआई से भी ये पॉसिबल नहीं है कि आप हर ट्रांजैक्शन चेक करो. तो आप कुछ ही ट्रांजैक्शंस उसमें चेक कर पाते हो एंड उसी को कहते हैं ऑडिट सैम्पलिंग. तो अली तो गलत है, उसने गलत सुना या समझा है अपनी ऑडिट की क्लास में. Goretti also seemed to be in agreement with him, but she was of the view that besides this, it is also meant that audit should be organized to cover all areas of entity. ये भी नहीं पॉसिबल है. हम सारे एरियाज नहीं कर सकते. तुम बोलोगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी चेक कर लो, इंटरनल कंट्रोल्स भी चेक कर लो, मैनेजमेंट सही काम कर रहा है कि नहीं वो भी चेक कर लो, ये डिपार्टमेंट भी चेक कर लो, वो डिपार्टमेंट भी चेक कर लो, एनवायरनमेंट भी चेक कर लो, सेफ्टी मेजर्स भी चेक कर लो. नहीं, ये सब हमारे बस का नहीं है. इस सब चीज़ों के लिए अलग अलग ऑडिट होता है. तुम्हें जो इंटरेस्ट है तुम वो करवाते रहो. ठीक है. तो गोरेती ने भी गलत समझा है. Which of the following is appropriate in this regard? View of Ali is correct. नहीं. Goretti is correct. व्यू ऑफ अली एंड गोरेती बोथ आर करेक्ट. नहीं, अगर ये दोनों ऑडिट पे चले गए तो फिर वही 12 महीने का, ये 12 महीने में ही ऑडिट करके वापस लौटेंगे. व्यू ऑफ बोथ अली एंड गोरेती आर इनकरेक्ट. हाँ. All of them also discussed about benefits of auditing. Which of the following is not likely a benefit of auditing? Since audit is connected to future event, audited information can be easily relied upon by users. ऐसा कुछ भी नहीं है. Errors और फ्रॉड में भी डिस्कवर्ड ड्यूरिंग ऑडिट. हाँ, ये एक एडवांटेज है. गवर्नमेंट अथॉरिटीज कैन मेक यूज ऑफ ऑडिटेड अकाउंट्स फॉर डिफरेंट पर्पसेस. हाँ, अब सपोज जब आप इनकम टैक्स अथॉरिटी में जा रहे हो तो वो क्या मांगेगा, अगर आपको उनको लगता है कुछ गलत है तो वो बोलेगा अपना ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट दे दो, हम उस पर रिलाई कर पाएंगे कि तुमने जो प्रॉफिट भरा है वो एज पर ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, तो हमें तसल्ली हो जाएगी तुमने सही प्रॉफिट भरा है. तो गवर्नमेंट कैन यूज. इट हेल्प्स आउट इन ब्रिंगिंग डेफिशिएंसी इन मेंटेनेंस ऑफ फाइनेंशियल रिकॉर्ड. हाँ, ये भी एडवांटेज है. ये कोई एडवांटेज नहीं है. नॉट एन एडवांटेज. ऑडिटिंग क्या फ्यूचर इवेंट से रिलेटेड होता है क्या? वो फिर ऑडिटिंग नहीं, अश्योरेंस एंगेजमेंट बोलते हैं उसको. ऑडिटिंग हमेशा हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन से रिलेटेड होता है. तो ये गलत है. तो आंसर क्या है? ये आंसर है. दिस इज नॉट अ बेनिफिट ऑफ ऑडिटिंग. Goretti told her friends that she has read a news report about how a company has misled its auditor by producing some fabricated documents. Which of the following seems to be appropriate in this regard? मतलब गोरेती ने न्यूज़पेपर में पढ़ा कि कंपनी ने ऑडिटर्स को चकमा दे दिया कोई गलत डॉक्यूमेंट्स देके. अब आपको एक बहुत सिंपल सी चीज़ बता दूं कि इनहेरेंट लिमिटेशन में एक पॉइंट ऑडिट एविडेंस का भी होता है कि ऑडिटर को जो एविडेंस मिलेगा ना वो उसको उस पर रिलाई करना पड़ेगा. अगर उसके पास कुछ ऑल्टरनेटिव है उसको वेरीफाई करने के लिए जो वो मांग सकता है बढ़िया, नहीं मांग सकता है तो वो कुछ नहीं कर सकता, उसको उस पर रिलाई करना ही पड़ेगा. वो ये नहीं कह सकता कि मैं इसको फॉरेंसिक डिपार्टमेंट लेके जाऊंगा और ये करूंगा, वो सब अलाउड नहीं है. अगर आप कोई कंपनी मुझे वाउचर दे रही है जो साइंड है, ये है वो है, जैसी है, मुझे उस पर रिलाई करना पड़ेगा. मे बी वो फेक हो,
अगर वो अंडरस्टैंडेबली फेक है तो ठीक है, बट अगर वो मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि फेक है तो मैं उस पर और कुछ नहीं कर सकती. आई हैव टू ट्रस्ट विद द डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस्ड बाय द क्लाइंट. It was wrong on the part of the author to rely upon fabricated documents. He must have discovered it as the same falls within the scope of his duties. नहीं, वो नहीं समझ पाएगा. बहुत बार डॉक्यूमेंट्स ऐसे होते हैं कि फेक होते हैं बट आपको नहीं समझ में आते, वो एकदम रियल या एक्चुअल डॉक्यूमेंट्स जैसे ही लगते हैं. तो इट इज़ नॉट ह्यूमनली पॉसिबल कि आप उसको कहीं स्कैन करो, फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में भेजो, ये सब ऑडिट के स्कोप के विद इन नहीं आता. तो इसमें गुरुति गलत है. Although it was wrong on the part of the auditor to rely upon fabricated documents, he cannot do anything in this matter. He has to report on the basis of documents provided by him. He has no duty in this regard. नहीं, ये भी गलत है. ऐसा तो नहीं है फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट्स मिला और बिना चेक किए बस हाँ बोल दिया. उसको अपना प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, अपना नॉलेज लगाना पड़ेगा वहां पे. उसको चेक करना पड़ेगा कि ये सही है या नहीं. एंड आफ्टर दैट इफ इट सीम्स टू हिम कि हाँ चलो ठीक है, मुझे लग रहा है कि ये सही है, ऑल्दो द डॉक्यूमेंट्स आर फैब्रिकेटेड, ही हैज ट्राइड ऑल द मीन्स, एंड उसके बाद जो भी उसके लिमिटेड मीन्स है उसके बाद भी उसको लग रहा है ये सही है, तो उसको वो मानना पड़ेगा. तो ये गलत है. ऐसे आप बिना देखे बस डॉक्यूमेंट्स पे अंधाधुंध भी रिलाई नहीं कर सकते. ऑडिटर हैज टू conduct audit by exercising professional skill, but he is not an expert in discovering genuineness of documents. Hence, management consisting of dishonest persons may have led him to rely upon fabricated documents deliberately. हाँ, ये सही है. यहाँ पे उसने प्रोफेशनल नॉलेज भी अप्लाई किया एंड उसके बाद भी अगर उसको लग रहा है कि चलो ठीक है, पर मैनेजमेंट गड़बड़ लोगों से ही घिरी हुई है जो उसको बार बार फोर्स कर रही है कि हाँ ये सही है, सही है, सही है, उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं बचता, उसको मानना पड़ेगा ये सही है. मैनेजमेंट कैन नॉट मिसलीड द ऑर्डर. हाँ, जोक, ये प्योर जोक है. मैनेजमेंट बहुत बार ऑर्डर को मिसलीड करती है. इनहेरेंट लिमिटेशंस में ये भी लिमिटेशन है कि मैनेजमेंट फ्रॉड कभी ऑर्डर ढूंढ नहीं सकता है, क्योंकि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहा है वही उसमें गड़बड़ कर रहा है, वही उसको एविडेंस दे रहा है, तो वो तो अपने गड़बड़ आसानी से छुपा सकता है. तो ऐसा कुछ नहीं है. मैनेजमेंट कैन मिसलीड ऑडिटर. अब देखो, ये केस स्टडी में आपको केस स्टडी पढ़ने की जरूरत पड़ी नहीं, सब स्टैंडर्ड क्वेश्चन से आराम से आपने सारे क्वेश्चंस आंसर कर लिए. तो इससे क्या हुआ, आपका टाइम बच गया. तो हमेशा पहले क्वेश्चंस पे ध्यान दो. अगर क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो तो करो, उसके बाद अगर लग रहा है पैरा का पढ़ने का नीड है तब जाके पढ़ो. सेकेंड केस स्टडी. द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी हैज एंगेज CAP to issue a duly signed report for half a year. Which of the following standards, if any, issued by ICI relevant for CAP? स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एंगेजमेंट नहीं, ऑडिट नहीं, स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विसेज हाँ, जब आप इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पे रिव्यू करते हो तो उसको कहते हैं स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विसेज. Which of the following is the most appropriate in the given case situation? CAP can assist management in preparation of financial statements. However, issue of report in such a case is outside the scope of work. नहीं, ये तो गलत है. CAP can assist management in preparation of financial statements of the company and he can issue an audit report. हमने क्या बोला था, जब भी आप एक ऑडिट रिपोर्ट इशू करोगे तो आप कुछ काम नहीं कर सकते, एंड उसमें से एक काम ये था कि आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर नहीं कर सकते. तो ये गलत है. CAP can assist management in preparation of financial statements of the company and he can issue a compilation report. हाँ, ये भी SRS स्टैंडर्ड ऑन रिलेटेड सर्विसेज के अंडर ही आता है, एंड उसमें एक जो एंगेजमेंट ऑडिटर परफॉर्म कर सकता है इस कंपाइलेशन एंगेजमेंट. मतलब वो अश्योर करेगा कि मैनेजमेंट ने सारा फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन सही से कंपाइल किया है, उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एक्यूरेट है, उनका फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज कर रहा है. दैट इज बिफोर एन ऑडिट रिपोर्ट. मतलब जब मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहा है तब वो किसी ऑडिटर से कंपाइलेशन एंगेजमेंट के लिए अश्योरेंस दे सकता है. ठीक है. The responsibility of preparation of financial statements is of company's management. CAP cannot assist management in preparation of financial statements of the company. However, he can issue a review report. वो असिस्ट नहीं करेगा तो कहाँ से समझेगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है कि नहीं, वो कहाँ से रिव्यू देगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है या नहीं है. तो वो कर सकता है बट उसमें उसे एक कंपाइलेशन एंगेजमेंट रिपोर्ट ही इशू कर सकता है, ऑडिट रिपोर्ट नहीं इशू कर सकता है. The banker of the company has also requested for projected financial statements for coming years along with report from CA regarding these projections to consider request of management. Which of the following standards issued by ICI are relevant for CAP in such a situation? Standards on review engagement नहीं, assurance engagement नहीं, no standards
है, स्टैंडर्ड है, तो ये गलत है। स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विसेज डील करता है प्रिस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन से। Suppose CAP also accepts the work of issuing projected financial statements with a report to be signed by him. The management has a projected turnover of 100 crore for the next year, 150 crore and 200 crore for the following years, respectively, as compared to the present turnover of 25 crore. मतलब वो बोल रहा है कि मैनेजमेंट ऐसा बोल रहा है कि 4 टाइम्स वो नेक्स्ट ईयर जंप कर जाएगा, फिर और 50 करोड़ उसके नेक्स्ट टाइम कमा लेगा, एंड 200 करोड़ इज फॉर द 4th ईयर. Identify the most appropriate statement. CAP has to satisfy himself with arithmetical calculation accuracy of projected data. हाँ, इससे अश्योर करना पड़ेगा. CAP has to satisfy himself regarding reasonableness of assumptions underlying projected turnover and its consistency with actuals. हाँ, इससे भी satisfy करना होगा. CAP has to satisfy himself regarding arithmetical calculation of data along with its proper presentation to बैंकर्स. हाँ, ये भी करना पड़ेगा. तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ पहला वाला करेगा और 2 छोड़ देगा तो चलेगा, दूसरा करेगा तो ऊपर 2 छोड़ देगा तो चलेगा, एंड तीसरा करेगा तो बाकी ए एंड बी कर छोड़ देगा तो चलेगा. ये तीनों करना पड़ेगा उससे. तो आप तीनों ऑप्शन तो टिक नहीं कर सकते. तो लास्ट ऑप्शन पढ़ते हैं. CAP हैज टू सैटिस्फाई हिमसेल्फ रिगार्डिंग रीजनेबलनेस ऑफ assumptions underlying projected turnover, its consistency with actual disclosure and presentation. ये इंक्लूड करता है चारों अब तीनों पॉइंट्स का above. तो D is the answer. And our last case study from this chapter. सबसे पहला, identify the most appropriate words to be used in blank to make the sentences meaningful and relevant in the context of the theme of the topic. अब यहाँ पे हमें पैरा पढ़ना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे बोले filling the blanks. तो आप पैरा पढ़ोगे नहीं तो fill क्या करोगे इसमें. An audit of financial statements provide dash assurance. मैंने अभी बोला था, अब आप नींद में भी बोल सकते हो कौन सा assurance देगा. Reasonable assurance. It is a dash level of assurance but is not dash assurance. It is a high level of assurance but not absolute assurance. देखते ये 3 वर्ड्स हमारा मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है किसी से. रीजनेबल, हाँ. हाई, हाँ. कंप्लीट अश्योरेंस नहीं है. बी, हमें आगे को पढ़ने की जरूरत नहीं है. रीजनेबल अश्योरेंस देता है, हाई लेवल ऑफ अश्योरेंस है बट कंप्लीट अश्योरेंस नहीं है. ठीक है, तो आपके 3 वर्ड्स तो सिर्फ एक ही चॉइस में है, तो वही है हमारा आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. After reading para B, which of the following statements is false as regards scope of an audit of financial statements is concerned? After reading para B, audit of financial statements should be organized adequately to cover all aspects of entity relevant to financial statements being audited. The auditor makes a judgment of reliability and sufficiency of financial information by making study and assessment of accounting system and internal control. He also carries out appropriate tests and procedures. Due to professional training and knowledge acquired by auditor, he can authenticate genuineness of documents. However, he is not expected to perform duties which fall outside the scope of fall outside his domain of competence. Auditor is not an official investigator. देखो ये तो सही लग रहा है मुझे, ये भी सही लग रहा है, ये मुझे थोड़ा गड़बड़ लग रहा है. ड्यू टू प्रोफेशनल ट्रेनिंग एंड नॉलेज एक्वायर्ड बाय ऑडिटर ही कैन ऑथेंटिकेट जेन्युइननेस. नहीं, उसको हम ऐसा कोई ट्रेनिंग नहीं देते कि तो वो डॉक्यूमेंट देखती समझ जाएगा ओ हाँ ये ऑथेंटिक है एंड ये गलत है. तो ये मेरे को थोड़ा रॉन्ग लग रहा है. बाकी ऊपर तो मुझे सही लग रहा है, ये सब अभी सही लग रहा है. देखते हैं क्या है ऑप्शंस में. Which of the following statements is false? Audit of financial statements should be organized adequately to cover all aspects with respect to financial statements. हाँ, financial statements से related जितने aspects है वो auditor का काम है, वो उसको audit करना पड़ेगा. Auditor makes a judgment on reliability and sufficiency of financial information by study and assessment of accounting systems and internal controls. हाँ, ये भी सही है. Accounting सिस्टम एंड इंटरनल कंट्रोल्स को देख के वो समझ जाता है कि एविडेंस कितना रिलायबल है या नहीं है. अगर इंटरनल कंट्रोल्स अकाउंटिंग सिस्टम तगड़ा है तो वो बोलता है कि हाँ चलो ठीक है एविडेंस भी मेरा तगड़ा है. ड्यू टू प्रोफेशनल ट्रेनिंग एंड नॉलेज एक्वायर्ड बाय ऑडिटर ही कैन ऑथेंटिकेट जेन्युइननेस ऑफ डॉक्यूमेंट्स. नहीं है, मेरे को तो फॉल्स लग रहा है क्योंकि हम उसे कोई स्कैनर माथा पे देख के नहीं भेजते कि वो ऐसा डॉक्यूमेंट देखेगा एंड उससे स्कैन करके समझ में आ जाएगा ऑथेंटिक है या नहीं है. तो ये फॉल्स है. ऑडिटर इज नॉट एन ऑफिशियल इन्वेस्टिगेटर, ये भी सही है. तो आंसर इज सी.
After reading para C, which statement needs to be corrected in draft regarding inherent limitations of auditor? और para C पढ़ लें. The process of audit suffers from certain inbuilt limitations. Inherent limitations of auditor may arise due to nature of financial reporting. हाँ सही है. Nature of audit procedure सही है. And need to strike a balance between reliability of information and cost of obtaining it. बिल्कुल सही है. Inherent limitations तक अभी तक जो कह रहे हैं वो एकदम सही है. The information being relied upon by auditor cannot lose its reliability due to historical nature of financial information presented in financial statements. ये थोड़ा wrong लग रहा है. क्यों? यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इंफॉर्मेशन कैन नॉट लूज इट रिलायबिलिटी ड्यू टू हिस्टोरिकल नेचर. मतलब वो बोल रहा है क्योंकि ये सब तो पास्ट इवेंट से कंसर्न्ड है तो ये सब ऑर्डर समझ लेगा कि ये सब रिलायबल है. अरे भैया कैसे समझ ले. अब बहुत बार ऐसा होता है कि हम हिस्ट्री में कुछ पढ़ के जाते हैं फिर भी हम उसे गूगल में पढ़ते हैं 10 आर्टिकल से पढ़ते हैं. क्यों पढ़ते हैं? हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन हो गया जो होना था. तुमको तो उस पर रिलाई कर लेना चाहिए पर तुम उसको ऑथेंटिकेट करते हो कि ये सही है या नहीं है. तुम पास्ट को जाके चेंज तो नहीं कर सकते पर तुम ये तो समझ सकते हो पास्ट में क्या हुआ था. क्या ये सही लिखा है या नहीं लिखा है. हो सकता है कि कंपनी ने 100 करोड़ का सेल्स किया, कंपनी दिखा रही है 99. तो मैं कैसे ही अंदर तुम रिलाई कर लूँ कि हाँ क्योंकि ये 99 करोड़ दिखा रहे हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन है तो 99 का हुआ होगा. हो सकता है ना 100 का हुआ था 98 का हुआ था. तुम्हें ये तो अश्योरेंस लेनी पड़ेगी. तो ये स्टेटमेंट तो गलत है कि हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन की वजह से रिलाइड हो सकता है. फ्यूचर इवेंट्स में अफेक्ट एन एंटिटी एडवर्सली. हाँ ये भी सही लग रहा है. इसमें पूछा है कौन सा स्टेटमेंट नीड्स टू बी करेक्टेड. इनहेरेंट लिमिटेशंस में अराइज ड्यू टू नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, नेचर ऑफ ऑडिट रिपोर्ट्स, ऑडिट procedure and need to strike a balance between reliability of information and cost of obtaining it. ये तो करेक्ट है. Information being relied upon by auditor cannot lose its reliability due to historical information. ये मेरे को तो पहले ही मैंने बोला, ऊपर समझा भी दिया रीजन. ये मुझे गलत लग रहा है. फ्यूचर इफेक्ट्स, फ्यूचर इवेंट्स में affect an entity adversely. ये भी सही है. प्रोसेस ऑफ ऑडिट सफर्स ड्यू टू सर्टेन इनबिल्ट लिमिटेशंस. ये भी सही है. तो ये लाइन करेक्ट कर लो अपने पैरा सी में तो तुम्हारा पैरा सी करेक्ट हो जाएगा. पैरा डी स्टेट्स दैट ऑडिट प्रोवाइड्स एडवांटेजेस ऑफ कंसिडरेबल वैल्यू टू एंटरप्राइजेस. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. मॉरल चेक, हाँ एक्सरसाइज करता है. अप्रेजल फंक्शन एक्सरसाइज करता है. यूजफुल फॉर सेटलिंग ट्रेड डिस्प्यूट्स फॉर हायर वेजेस और बोनस. हाँ कल को तुम्हारे एम्प्लॉयज ने दंगा मचा दिया कि हमारा फीस बढ़ाओ, हमारा वेजेस बढ़ाओ, तुम तो इतना कमाते हो. तुम क्या दिखा सकते हो? देखो ये है तुम्हारा ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, हम इतना ही कमाते हैं उसमें से हम तुमको इतना पोर्शन दे देते हैं. आप कल को तुम मुझसे नॉन ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दिखाओ. तो आजकल वर्कर्स भी बड़े होशियार हो गए हैं. वो क्या बोलेंगे, तुमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमें मोल्ड करके दिखाया है, तुमने जानबूझ के दिखाया है कि तुम कम कमाते हो बट तुम इससे ज़्यादा कमाते हो. बट जब तुम्हें ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दिखाओगे तो वो क्या करेंगे, वो अश्योरेंस लेंगे. हाँ चलो ठीक है, कोई थर्ड पार्टी ने ये चेक किया तो ये यहाँ पे गड़बड़ नहीं कर सकते. इट्स चीफ एडवांटेज लाइज इन सेफगार्डिंग फाइनेंशियल इंटरेस्ट ऑफ मैनेजमेंट. नहीं यार, शेयर होल्डर्स की मदद करता है वो, मैनेजमेंट की मदद नहीं करता. मैनेजमेंट की तो गलतियां निकालता है. तो इज नॉट एन एडवांटेज, ये इट इज नॉट एन एडवांटेज. पैरा डी स्टेट्स दैट can be of considerable value even to the enterprises which is not compulsory. हाँ ये तो सही है. आप बहुत बार voluntary audit भी करवा सकते हो considering the vast advantages of audit. In context of companies in India, which of the following statements is correct in relation to Companies Act? OPC and small companies are exempt from audit. OPC, small companies and Section 8 companies are exempt from audit. For all the companies in India except Section 8 companies, audit is legally obligatory. For all companies in India, audit is legally obligatory. अब आपका मन बहुत मचलेगा कि वो बोले कि OPC एंड स्मॉल कंपनी आर एग्जेम्प्ट या सेक्शन 8 कंपनी आर एग्जेम्प्ट क्योंकि ये चिनी मिनी कंपनीज होते हैं. आप सोचते हैं कि हाँ और गवर्नमेंट इन्हें थोड़ा एग्जेम्पशन ग्रांट करेगा, इनका क्यों ऑडिट करवाएगा, बेकार में इनका खर्चा क्यों लगवाएगा. आपका मन बहुत कहेगा, आपका अंतरी मन जो कहता है कि हाँ यार दुनिया का भला करो, वो बहुत कहेगा कि ओपीसी स्मॉल कंपनी को हटा दो. पर ऐसा नहीं है. हर कंपनी को इंडिया में ऑडिट करवाने का जरूरत है. ये कंपनीज एक्ट ने कह रखा है एवरी कंपनी इज रिक्वायर्ड टू गेट देयर बुक्स ऑडिटेड. स्मॉल कंपनी, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, ओपीसी, जो भी कंपनी हो, ऑडिट करवाना जरूरी है. एंड दैट्स अ रैप.
अराउंड 1 घंटे लगे हमें ये पूरा कवर करने में, बट नेचर, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ वर्ड से रिलेटेड जितने एमसीक्यूज है सब हो गए. आई होप समझ आया होगा. एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वील बी डिस्कसिंग द सेकेंड चैप्टर. अभी अगर कुछ क्वेरीज है इस पे तो यू कैन पिन डाउन इन द कमेंट सेक्शन, आई ट्राई एंड आंसर दैट. इसका जो पीडीएफ जिससे अभी हम सारे एमसीक्यूज डिस्कस कर रहे थे ये भी अवेलेबल होगा इन द डिस्क्रिप्शन पैराग्राफ. ड्राइव का लिंक होगा, उससे जाके डाउनलोड कर लेना. एंड फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग कंटेंट फॉलो व्हाट इट्स स्टडी बडी. थैंक यू.